नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत लोक सेवा एवं विकासशील समाज में इसकी भूमिका विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लोक सेवा एवं विकासशील समाज में इसकी भूमिका या विकासशील देशों में इसकी भूमिका। लोक सेवा। आधुनिक युग में लोक सेवाएं या सिविल सर्विसेज सरकार के नियंत्रण और संरक्षण में कार्यरत वे कार्मिक वर्ग हैं जो शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और विधियों को क्रियान्वित करने में संलग्न शामिल रहते हैं ताकि राज्य की रक्षा, जन कल्याण और विकास के लक्ष्य प्राप्त हो सके। लोक सेवाओं को असैनिक सेवाएं भी कहते हैं। लोक सेवा अर्थात सिविल सर्विसेज शब्द की जो शुरुआत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों की पूर्ति करने वाले कार्मिकों के रूप में हुई थी। आधुनिक लोक सेवाओं का उद्भव भी पश्चिमी यूरोप में ही हुआ, जबकि प्राचीन काल में लोक सेवाओं का जन्म ईसा पूर्वी सन 6वीं में चीन में, चाइना में हुआ था। लोक सेवा में के जो या सिविल सेवा का जो तात्पर्य है ब्रिटेन में उन कर्मचारियों से है जो राजनीति या न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त ताज अथवा महारानी के जो सेवक के रूप में कार्य करते थे। सेवक के रूप में केवल असैनिक सेवक के रूप में जो कार्य करते थे उनको पारिश्रमिक दिया जाता था, उनको जीवन यापन के लिए एक धनराशि दी जाती थी जो संसद द्वारा स्वीकृति दी जाती थी, उसके लिए लगाया जाता है। एल.डी. वाइट लोक सेवाओं को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, लोक सेवाएं प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा सरकार को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है। न्यू वेबस्टर 20वीं सदी के विश्वकोश के अनुसार लोक सेवाओं से आशय 3 प्रकार की कार्मिकों से है। रक्षा तथा न्याय कार्यों के अतिरिक्त वे सभी कार्मिक जो सरकारी प्रशासन में नियुक्त हों। दूसरा, ऐसे सरकारी सेवा जिसमें कार्मिक का कार्यकाल सुरक्षित है और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उनको प्रवेश दिया गया है। और तीसरा, सरकारी विनियमों के अधीन गठित सेवाएं लोक सेवक के रूप में कहलाई जाती है। इसी प्रकार से अमेरिकन जो विश्वकोश में इसकी लोक सेवाएं की परिभाषा दी है उसके अनुसार लोक सेवाएं उन संगठित वेतन भोगी कार्मिकों के निकाय को कहते हैं जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत है। इसी प्रकार भारत की दंड संहिता की धारा 21 के 12वें विवरण में सरकारी सेवारत या वेतन पाने वाला अथवा सरकारी कार्य के लिए शुल्क या कमीशन पाने वाला व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है। लोक सेवाओं को सारांश में लोक सेवा से तात्पर्य सारांश में उन सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सेवकों से है जो जिनके पदाधिकारियों का वेतन सरकारी खजाने से मिलता है, जिन पर सरकार नियंत्रण रखती है, लेकिन वो सैनिक सेवा या न्यायिक सेवा के अधिकारी सम्मिलित नहीं है क्योंकि इनकी पद स्थिति विशिष्टता प्राप्त है। भारतीय लोक प्रशासन से संबंधित साहित्य में लोक सेवा का वर्णन और वर्गीकरण प्राय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही समाहित किया जाता है, जो कि एक देखने में संकुचित दृष्टिकोण प्रतीत होता है। विकासशील देशों में अथवा विकासशील समाज में लोक सेवाओं की वर्तमान विश्व के किसी भी शासन व्यवस्थाओं में देखें तो लोक सेवाओं के बिना शासन की नीतियों, कार्यक्रमों का संचालन संभव नहीं है, या ये कहें उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे विकसित समाज हो या विकासशील समाज हो, सभी देशों में उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक परिपक्वता का जो वातावरण है वो आधुनिक लोक सेवकों के माध्यम से ही संभव हुआ है। इसीलिए विकासशील राज्यों में जो कि हाल ही में विकसित हुए हैं या स्वतंत्र हुए हैं, तो ऐसे राष्ट्रों में, समाजों में लोक सेवकों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सारांशतः हम या संक्षिप्त में, विकासशील देशों में लोक सेवाएं विकास का एक माध्यम होती है और उनकी भूमिकाओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से परिलक्षित कर सकते हैं। पहला बिंदु है, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति में लोक सेवाओं की महती भूमिका होती है। आधुनिक युग में सभी सरकारों का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य है, एक कार्य है, वो है लोक कल्याण। अर्थात
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के दर्शन पर आधारित लोक कल्याण के राज्य की पूर्ति लोक सेवकों के माध्यम से ही संभव है। इसी प्रकार प्राचीन यूनानी जो चिंतक अरस्तु लिखते हैं कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। ये महत्वपूर्ण अरस्तु का कथन है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य का जो शासन व्यवस्था है, जो प्रशासनिक तंत्र जिसके माध्यम से इन शासन व्यवस्थाओं को अंजाम देता है, उसका मंतव्य उद्देश्य एक ही है, लोक कल्याणकारी राज्यों के भावों की पूर्ति करना। वर्तमान शासन में व्यवस्थाओं में राज्य के ऊपर कल्याण की सुरक्षा की डबल जिम्मेदारी होती है, गुरुतर जिम्मेदारी होती है, जिनकी क्रियान्विति लोक सेवाओं के माध्यम से ही संभव होती है। लोक सेवाओं में विशाल योग्य और निपुण कार्मिकों की सहायता से नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को व्यवहारिक क्रियान्विति दी जाती है और ये तभी संभव है जब लोक सेवाओं के माध्यम से संभव किया जाता है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, संचार, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, रोजगार, ये मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताएं उनकी पूर्ति इन पूर्ति प्रशासकीय संरचना के माध्यम से लोक सेवकों द्वारा की जाती है। इनकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण आज के राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा जाता है, क्योंकि राज्य के अधिकांश दायित्व प्रशासन के द्वारा पूरे किए जाते हैं और निस्संदेह प्रशासन का आधार स्तंभ लोक सेवाएं ही हैं। दूसरा जो लोक सेवाओं की भूमिका का बिंदु है वो है सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना। विकासशील देशों में सामाजिक संरचना जटिल होती है, भेदभाव से परिपूर्ण होती है, विविधता युक्त संस्कृति होती है। विकासशील देशों में इस सामाजिक संरचना में सामाजिक न्याय और समानता की प्राप्ति और शोषण मुक्त समाज की व्यवस्था करना भी एक प्रशासकीय दायित्व होता है। इस प्रशासकीय दायित्वों की पूर्ति भारतीय संविधान के समानता और न्याय के मूल सिद्धांत को परिलक्षित करने के लिए लोक सेवक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो संविधान में परिलक्षित विषय हैं, चाहे पिछड़े हैं, असहाय हैं, गरीब है, महिला है, वृद्ध है, विकलांग है, अल्पसंख्यक है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, सामाजिक समरसता की जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी और उनके मध्य समता स्थापित करने की जिम्मेदारी अंततोगत्वा प्रशासकीय सेवाएं ही करती है, लोक सेवक ही करते हैं। तीसरा बिंदु है आर्थिक सामाजिक विकास को गति प्रदान करने का कार्य भी विकासशील देशों में लोक सेवाएं करती हैं। लोक सेवाओं को एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि समाज में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के साथ साथ उनके उन्नयन का प्रयास किया जाए। देश की समस्त नागरिकों को समग्र विकास प्रशासन के प्रयासों से ही संभव है। कृषि एवं आर्थिक विकास को मजबूत बनाना, सुदृढ़ बनाने का कार्य या समस्त उद्योगों का विकास, मशीनीकरण, संसाधनों का समुचित दोहन, आयात निर्यात में संतुलन, उत्पादन, आय में वृद्धि, जीवन स्तर उठाने का कार्य, ये आर्थिक कार्य सभी प्रशासकीय लोक सेवकों के माध्यम से संभव है। विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी होती है, सामाजिक बिखराव होता है। इसलिए सामाजिक स्तर के बढ़ाने के लिए, सामाजिक सुरक्षाएं देने के लिए, सामाजिक स्तर की न्यूनतम गारंटी देने का कार्य भी यही प्रशासकीय कर्मचारियों के माध्यम से संभव होता है। वस्तुतः आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों प्रत्यक्षतः एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन आर्थिक और सामाजिक विकास की स्थापना या उसके विकास को गति देने का कार्य लोक सेवाएं करती हैं, प्रशासनिक कार्मिक करते हैं। अगला बिंदु है राजनीतिक कार्यपालिका को सहायता देने का कार्य। विकासशील देशों में अथवा विकासशील समाज में ये राजनीतिक कार्यपालिका को मजबूती देने का कार्य लोक सेवाएं करती है। शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों को निरूपण करने में, उनका निर्माण करने में मंत्री को सूचना और परामर्श उपलब्ध कराने का दायित्व लोक सेवक का होता है, इन प्रशासनिक अधिकारियों का होता है। चूंकि वे प्रशासन के कार्यों में कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए वो ये कार्य सही ढंग से निष्पादित कर पाते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह कथन महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन कहते हैं कि संभवतः लोक सेवक मंत्रिमंडल के सदस्यों के बिना कार्य कर सकते हैं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य बिना लोक सेवक के कार्य नहीं कर सकते। इससे विदित होता है कि लोक सेवक की राजनीतिक कार्यपालिका को कितनी महती आवश्यकता होती है। उनके चूंकि राजनीतिक कार्यपालिका के पास समय नहीं होता है, उतना अपेक्षित ज्ञान नहीं होता है, उसकी दक्षता नहीं होती है, इसलिए आवश्यक सूचनाएं संग्रहण देना, परामर्श देना, ये सब लोक सेवकों का दायित्व है ताकि उचित नीति का निरूपण कर सकें।
लोक सेवाओं का विकासशील देशों के आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक कृत्यों में पूर्ति करने का महत्वपूर्ण दायित्व बन जाता है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय एकता में सहायक। भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों की सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधताएं से युक्त प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। हमारे देश में भी भाषावाद, क्षेत्रीयवाद, जातिवाद, सांप्रदायवाद जैसी सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व की समस्या हैं। इन समस्याओं को न केवल कम करना है, बल्कि इन समस्याओं से जूझते हुए उनको एक सुचारू वातावरण देने के कार्य भी लोक सेवा की करते हैं। एक और लोक सेवाएं तटस्थता, समानता के आधार पर कार्य करती हैं, वहीं ये सेवाएं, इनका राष्ट्रीय स्तर का महत्व भी है कि ये बंटवारे को रोकती है, ये राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में कार्य करती है। सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार पर जो विविधता हैं उनको संरक्षित करते हुए जो अखंडता, जो खंडन की प्रवृत्ति है उनको अंकुश करती है, उनको निरंकुश मतलब उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। लोक सेवाएं संकीर्णता को त्याग कर व्यापक दृष्टिकोण से कार्य करती है। सभी जाति, धर्म, भाषाओं, क्षेत्रों, संप्रदायों के को आधार पर संतुलित करती है। और कार्मिक वर्ग में स्वयं जो लोक सेवा के जो इस वर्ग में सम्मिलित होते हैं वो भी विभिन्न जाति, वर्ग और क्षेत्रों से आते हैं, अन्य संप्रदायों से आते हैं, इसलिए वो राष्ट्रीय एकता का पोषक के रूप में भी कार्य करती है। अगला बिंदु है आजीविका का माध्यम। लोक सेवाओं को विकासशील देशों में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये न केवल लोक कल्याणकारी दायित्वों की पूर्ति करते हैं, अपने सामाजिक उत्तरोत्तर कार्यों की पूर्ति करते हैं, आर्थिक, राजनीतिक विकास और सामाजिक विकास में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं, बल्कि स्वयं लोक सेवक एक कार्मिक होता है, रोजगार प्राप्त करता है। इस भारत जैसे देशों में जहाँ करीबन 2-2.5 करोड़ की जनसंख्या, 2-2.5 करोड़ की संख्या में लोग प्रशासनिक सेवाओं में लोक सेवक के रूप में कार्य करते हैं, तो उनको एक आजीविका का माध्यम मिलता है, उनको रोजगार का एक माध्यम मिलता है, इससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। और अंतिम बिंदु है लोकतंत्र एवं सभ्यता का संरक्षक। वर्तमान राज्य को प्रशासकीय राज्य के रूप में जाना जाता है, जो लोक सेवाओं पर अत्यधिक निर्भर करता है। राजनीतिक स्तर पर जनसाधारण की जन सहभागिता सुनिश्चित करने, सामाजिक चेतना को बढ़ाने, विकास को गति देने का कार्य और या आधुनिक परिवेश तैयार करने का कार्य लोक सेवाओं के माध्यम से ही संभव होता है, या लोक सेवाओं की इसकी महती भूमिका है। वस्तुतः विकासशील देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना एक संक्रमणकालीन दौर से गुजरती है, इसलिए वहाँ ये आवश्यक होता है कि पुराने नवीन विचारों में सभ्यता और संस्कृति का पोषण करते हुए उनको आधुनिकता की ओर ले जाएं और सामाजिक संरचना में जो बुराइयां हैं उनको दूर करें, नई संरचनाओं का निर्माण करें और राष्ट्रीय विकास में लोकतंत्र को स्थापित करते हुए सभ्यता का संरक्षण करते हुए विकास को आगे ले जाने का कार्य करें। सारांशतः लोक कल्याणकारी राज्य की शासन व्यवस्था में लोक सेवा एक महत्वपूर्ण निकाय है, महत्वपूर्ण यंत्र है, साधन है, जो संपूर्ण विकास तंत्र को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है, उसको एक दिशा देता है, दशा देता है, गति देने का कार्य करता है। लोक सेवाएं और नौकरशाही में अंतर। सामान्यतः लोक सेवाएं और नौकरशाही हम एक शब्द के रूप में, दोनों को पर्याय के रूप में देखते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इनकी जो अंतर है वो छोटा सा अंतर है, उसको समझ लें। डॉक्टर अशोक शर्मा ने इन नौकरशाही लोक सेवाओं को अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र में मूल्य और कीमत यानी कि वैल्यू और प्राइस में सामान्यतः कोई भेद नहीं दिखता, किंतु दोनों में तनिक सी तकनीकी का अंतर है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में लोक सेवा और नौकरशाही के मूल उत्तरदायित्व में कोई अंतर न होते हुए भी दोनों शब्दों का उच्चारण मात्र में अंतर्ध्वनित होता है। वस्तुतः नौकरशाही लोक सेवाओं में समानता का भाव जब प्रकट हुआ वो तब था, वो मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही के माध्यम से हुआ। लेकिन फिर भी इन दोनों के मध्य में संक्षिप्त अंतर है, वो देख लेते हैं। पहला अंतर है प्राचीन अवधारणा। लोक सेवाओं की अवधारणा मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही प्रारंभ हुई थी, जबकि नौकरशाही की अवधारणा का जन्म 18वीं सदी के से प्रारंभ हुआ है। दूसरा है सरकारी तंत्र का पर्याय। लोक सेवाओं से तात्पर्य आम जनता के लिए जो सुविधाएं सेवाएं देने वाले सरकारी तंत्र के कार्मिकों से है, जबकि नौकरशाही तो उन कार्मिकों की कार्यशैली और व्यवहार का नाम है। तीसरा जो अंतर है असैनिक सेवाएं। लोक सेवाएं असैनिक सेवाएं हैं, इसमें सैनिक सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि नौकरशाही तो सैनिक असैनिक दोनों प्रकार की सेवाओं का पर्याय मानी जाती, दोनों ही सेवाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं।
चौथा बिंदु है विस्तृत बहुआयामी। लोकसेवाएं एक लोक प्रशासन को विस्तृत बहुआयामी पक्ष प्रदान करती हैं। नौकरशाही इन लोक सेवाओं में व्याप्त एक कार्यशैली है, एक मानसिकता का प्रतीक है। अगला बिंदु है विधिक संगठन। आधुनिक लोक सेवाओं का गठन जो संविधान और राज्य के द्वारा किया जाता है, विधिक तरीके से किया जाता है, जबकि नौकरशाही विधिवत गठन नहीं किया जाता, बल्कि यह लोक सेवाओं में स्वतः ही परिलक्षित अथवा दिखाई देने लग जाती हैं। अगला बिंदु है प्रतिष्ठित शब्द। सामान्यतः लोक सेवाएं शब्द प्रतिष्ठित है, कार्यकुशल तंत्र की छवि को उजागर करता है, जबकि नौकरशाही शब्द को नकारात्मक और अकार्यकुशलता की ओर संकेत करता है या उसकी बू आती है। और अगला बिंदु है मानव शरीर की संरचना की भांति। लोक सेवाएं मानव शरीर की संरचना की भांति है, जबकि नौकरशाही शरीर की कार्यप्रणाली की भांति इसको कही जा सकती है। और अंतिम अंतर है व्यापकता का प्रतीक। लोक सेवाएं व्यापकता को दर्शाती हैं और नौकरशाही संकीर्णता को दर्शाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि लोक सेवाएं नौकरशाही के बीच में एक बारीक सा अंतर है। पहले प्रारंभिक स्थिति में इन दोनों में कोई भेद नहीं किया जाता। भेद इस रूप में था कि जब से नौकरशाही को एक नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, प्रतीक, कार्य में ढीलापन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन करने का प्रतीक, या नियमों में का मोह, जनसाधारण से पृथकता, अकार्यकुशलता, विशिष्ट अहंकार जैसी भाव की जो प्रवृत्तियाँ थी वो नौकरशाही के नाम से परिलक्षित होती थी, जबकि लोक सेवकों में ईमानदारी, स्पष्टता, स्थायित्व, तो ये सारी प्रवृत्तियाँ कार्यकुशलता और तंत्र को एक संगठन को एक नई दिशा और गति देने की रूप में परिलक्षित होती है। लेकिन जब जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने अपने नौकरशाही की अवधारणा को प्रस्तुत की, तो उन्होंने दोनों नौकरशाही लोक सेवाओं के समानता का भाव प्रदर्शित किया। मैक्स वेबर ने आदर्शपूर्ण प्रतिमान प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर यह प्रमाणित करवाया, ये सिद्ध किया कि अगर लोक सेवक या नौकरशाही अगर कहीं असफल रहती है तो वो उसके तंत्र की विफलता के कारण नहीं, मतलब वो उनकी विशेषताओं के कारण नहीं, बल्कि शासन की अन्य तंत्र की विशेषताओं के कारण असफल होती है। धन्यवाद।